हेलो बच्चों, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का बीपीएससी विद्यापीठ में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग अभी भूगोल से संबंधित बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक भौगोलिक अक्ष ज्योग्राफिकल एक्सिस को पढ़ा, भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन को पढ़ा, अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड्स को पढ़ा, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पढ़ा, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को पढ़ा और आर्कटिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल को पढ़ा। और अब आज हम लोग दो चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बेसिक्स कंप्लीट होगा, फिर आगे की चीज़ को पढ़ेंगे। और आज पढ़ेंगे सबसे पहले देशांतर रेखाओं के बारे में और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं जिनको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। देखिए बच्चा लोग, जैसा कि हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि ये जो ग्लोब है ये हमारे पृथ्वी का प्रतिरूप है। और ग्लोब के माध्यम से किसी भी चीज़ का जो अध्ययन होता है वो बड़ा परफेक्ट होता है, समझदारी। हालांकि हम लोगों को कोई फिगर से मतलब नहीं होता है, केवल समझने के लिए मतलब होता है। एक रफ स्केचिंग में अगर फिगर हो तो समझने में काफ़ी सुविधा होती है। और यह ग्लोब है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है और पृथ्वी के ठीक बीचों बीच क्षैतिज रूप से खींची गई जो रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, ये भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा है जिसको 0 डिग्री मान दिया गया है। इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है ये। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची गई जो ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है। और इसको भी 0 डिग्री मान दिया गया है जिसको प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। इतना तक हम लोग पढ़े हैं प्रधान देशांतर रेखा के बारे में। यह भूमध्य रेखा है और आप लोग समझ सकते हैं कब इसके चलते अपनी पृथ्वी 4 गोलार्ध में बट जाती है। भूमध्य रेखा के चलते यह उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, और प्रधान देशांतर रेखा के चलते यह पूर्वी गोलार्ध और यह पश्चिमी गोलार्ध। तो यह पूर्वी गोलार्ध है और यह पश्चिमी गोलार्ध है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और देखिए कि प्रधान देशांतर रेखा के चलते हमारी पृथ्वी 2 भाग में बढ़ती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और आप जानते हैं कि एक गोला में 360 डिग्री होता है, तो आधा का मतलब हो गया 180 डिग्री, आधा का मतलब 180 डिग्री। तो प्रत्येक डिग्री पर दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए प्रत्येक डिग्री पर दोनों गोलार्धों में यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। यह प्रधान देशांतर रेखा है और आप प्रधान देशांतर रेखा के चलते हमारी पृथ्वी 2 भाग में बट गई है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो 180 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में, 180 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में। तो प्रत्येक देशांतर पर दोनों गोलार्धों में, अर्थात 180 देशांतर पर इसमें और 180 देशांतर पर इसमें, तो प्रत्येक देशांतर पर दोनों गोलार्धों में प्रधान देशांतर रेखा के कारण जो पृथ्वी 2 भाग में बट गई है, तो दोनों गोलार्धों में दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए ऊर्ध्वाधर रूप से ऊर्ध्व रूप से, जिसको वर्टिकली कहते हैं, ऊर्ध्व रूप से जो रेखाएं खींची गई हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं।
और देख सकते हैं कि जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि देशांतर रेखा जो है यह भूमध्य रेखा को कितना डिग्री कोण पर काटती है, तो आपके सामने है कि प्रत्येक देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को 90 डिग्री पर यानी समकोण पर काटती है। तो देशांतर रेखा दोनों गोलार्धों में दोनों ध्रुवों को मिलाते हुए ऊर्ध्व रूप से खींची गई रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा को इक्वेटर लाइन को 90 डिग्री पर काटती है। अब आपको पूछे जाते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या, तो सहज है आपके सामने बच्चा लोग कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी। क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में 180 डिग्री है और प्रत्येक गोलार्ध पर रेखाएं खींची गई हैं, तो पूर्वी गोलार्ध में 180 को देशांतर रेखा है और ठीक यही हाल पश्चिमी गोलार्ध का है। और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं प्रत्येक डिग्री पर, तो निश्चित रूप से पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर रेखाएं हैं। इसीलिए देशांतर रेखाओं की संख्या 360 हैं। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखा अब आपको पता चल गया होगा, ऐसे ऐसे अक्षांश रेखा होता है दोनों गोलार्ध में। तो 90 को अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, 90 को अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 90, 90, 180 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। पूर्वी गोलार्ध में 180 और पश्चिमी गोलार्ध में 180, है ना। अब देखिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, बड़ा ही जटिल सवाल और कॉन्सेप्चुअल सवाल। अब जैसे देखिए कि अब हम लोग अक्षांश और देशांतर की तुलनात्मक स्थिति को देख सकते हैं दो आधार पर। एक है लंबाई ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ और एक है दो रेखाओं के बीच दूरी। और यहाँ ले लें अक्षांश रेखा और यहाँ ले लें देशांतर रेखा। तो अब देखिए बच्चा लोग क्या है, देशांतर रेखा। तो अब आप ग्लोब का सहारा ले लें। तो जब आपके सामने यह प्रश्न आता है कि क्या धरातल पर दो अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर है या सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची गई हैं भूमध्य रेखा के समांतर। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे पृथ्वी का व्यास घटेगा तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती चली जाती हैं। अर्थात धरातल पर सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है ना। अब देखिए कि क्या सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है, तो बिल्कुल है। देखिए उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए ऐसे ऐसे ऊर्ध्वाधर रूप से खींचा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए ऊर्ध्वाधर रूप से खींचा गया है। तो जितनी लंबाई यहाँ वाले अक्षांश देशांतर की होगी उतनी यहाँ वाले देशांतर की होगी, उतनी ही यहाँ वाले देशांतर की होगी और उतनी ही यहाँ वाले देशांतर की भी होगी। तो धरातल पर सभी देशांतर रेखाओं की संख्या लंबाई समान है। तो ये प्रश्न बन गया हमारे सामने, बहुत ही प्रमुखता से पूछे जाते हैं। तो आपको भी याद हो गया होगा कि अक्षांश रेखा की बात करें तो धरातल पर सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती चली जाती है। लेकिन जब देशांतर रेखाओं की बात करें, लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, तो धरातल पर सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान है। तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है और देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है। अब है दो रेखाओं के बीच की दूरी। तो क्या दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सब जगह एक जैसी है, समान है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो अक्षांश रेखा, जैसे कोई दो अक्षांश रेखा ले लें तो पूरी पृथ्वी पर घूम जाएं तो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। कहीं भी आप दो अक्षांश रेखा को ले लें तो दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी धरातल पर सभी जगह एक समान होती है। तो याद रखें कि जब
रेखाओं के बीच की दूरी की बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी पूरे धरातल पर एक समान है, लेकिन जब देशांतर रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखा की बात करें तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सर्वत्र समान है धरातल पर, लेकिन जब देशांतर रेखाओं की बात करें तो ऐसा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी देशांतर रेखा को स्टार्ट किया गया है कहाँ से। सभी देशांतर रेखा को स्टार्ट किया गया उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव से मिला दिया गया है। और उत्तरी ध्रुव से जैसे ही आप भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो पृथ्वी का व्यास बढ़ता है और फिर दक्षिण ध्रुव को जाते हुए घटता है। तो दो देशांतर रेखा ध्रुव पर एकदम लगभग 0 डिग्री दूरी है, मिला हुआ है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी के व्यास के अधिकता के कारण देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है और ध्रुव पर जाकर फिर सट जाता है। तो आप कह सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है यह पूरे धरातल पर एक समान नहीं है ना। ध्रुव पर इसके बीच की दूरी सबसे कम है, न्यूनतम है, और भूमध्य रेखा पर इसके बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है। ये ऐसे टेंडेंसी यहाँ सटा हुआ है। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा पर आएगा, व्यास बढ़ेगा तो दूरी बढ़ती चली जाएगी, फिर ध्रुव पर सट जाएगा। तो सिंपली कि दो देशांतर रेखाओं के बीच पूरे धरातल पर दूरी समान नहीं है ना। और दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे कम दूरी या न्यूनतम दूरी ध्रुव पर और सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होगी। और याद रखें कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं है, समान नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा सवाल हमारे सामने बन गया। ये कॉम्परेटिव स्टडी है। तो जब हमारे सामने आएगा लंबाई के आधार पर, तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं है, लेकिन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान है। जब दो रेखाओं चाहे अक्षांश या देशांतर के बीच की दूरी की बात की जाए तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरे धरातल पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान है, परंतु दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं है। और देशांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है और अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर के लगभग होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। और जब यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि भूमध्य रेखा पर कितनी दूरी होती है, तो लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। तो ये हमारे पास एक अच्छी जानकारी मिल गई। अब देखिए कि देशांतर रेखाओं की बात करें तो ध्यान रखेंगे कि देशांतर रेखाओं की संख्या तो खैर 360 है ही। और देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखें कि जैसे देखिए कि आप इधर से ग्लोब से समझेंगे बढ़िया से। जैसे यहाँ प्रधान देशांतर रेखा है 0 डिग्री, प्रधान देशांतर रेखा है 0 डिग्री, है ना। और 0 डिग्री के कारण ये दो भाग में बट गया है। तो इधर से पूर्वी गोलार्ध में 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री के ठीक पड़ेगा पीछे 180 डिग्री देशांतर। पश्चिमी गोलार्ध में भी 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, 3 डिग्री देशांतर। और जब 180 डिग्री देशांतर देखेंगे तो वह भी 0 डिग्री के ठीक पीछे पड़ जाएगा। अर्थात 180 डिग्री देशांतर एक पूर्वी और पश्चिमी एक ही रेखा पर है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों ही एक तल पर है, दोनों अलग अलग नहीं है। और ध्यान रखें कि किसी भी देशांतर रेखा का आखिर क्यों इसे इमेजिनरी लाइन है, तो क्यों मनुष्य ने बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य ने इसको इसलिए बनाया कि इससे किसी खास चीज़ की जानकारी मिले। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि अक्षांश रेखा जो होता है, अक्षांश रेखा का मुख्य उपयोग किसी भी स्थल की जलवायु की जानकारी के लिए होती है, और देशांतर रेखा का मुख्य उपयोग
किसी भी स्थल में समय का निर्धारण, जैसे प्रश्न आता है कि 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दिन के 12 बजे हैं, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना बजेगा। तो सहजता से याद रखें कि अक्षांश रेखाओं का उपयोग किसी भी स्थल के जलवायु की जानकारी के लिए किया जाता है और देशांतर रेखाओं का उपयोग किसी भी स्थल के समय के निर्धारण, टाइम के कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। तो दोनों अलग अलग प्रश्न आते हैं और जब यह प्रश्न आए कि वह कौन सी चीज़ है जिसके लिए दोनों रेखा का प्रयोग करते हैं, अक्षांश रेखा का सेपरेट यूज करते हैं किसी भी स्थल की जलवायु, क्लाइमेट की जानकारी के लिए, देशांतर रेखा का सेपरेट यूज करते हैं किसी भी स्थल पर समय के निर्धारण के लिए कि वहाँ कितना बजा होगा, और दोनों का उपयोग एक साथ किया जाता है धरातल पर किसी भी स्थल की वास्तविक स्थिति कहाँ है, ग्लोब पर कोई स्थान कहाँ स्थित है। जैसे आपके सामने यह प्रश्न आता है कि ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है, तो क्या लिखते हैं, इतना से इतना डिग्री अक्षांश के बीच और इतना से इतना डिग्री देशांतर के बीच। तो धरातल पर किसी भी स्थल का भौगोलिक विस्तार कितना है, वह कहाँ स्थित है, इसकी जानकारी के लिए दोनों का उपयोग होता है। तो टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान रखें कि अक्षांश रेखाओं का सेपरेट यूज किसी भी स्थल के क्लाइमेट की जानकारी के लिए, देशांतर रेखाओं का सेपरेट यूज किसी भी जगह के टाइम के कैलकुलेशन के लिए, और अक्षांश और देशांतर रेखाओं दोनों का कंबाइंड यूज इस ग्लोब पर किसी भी जगह के लोकेशन की जानकारी के लिए किया जाता है। और ध्यान रखें कि अब आप समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछता है कि धरातल पर ग्रिड किसे कहते हैं, ग्रिड। तो सहज है, ये देशांतर रेखाएं हैं और आपने पढ़ा है कि भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों में जो क्षैतिज रूप से रेखाएं खींची गई हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर दोनों गोलार्धों पर जो क्षैतिज रूप से रेखाएं खींची गई हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, और ऊर्ध्वाधर रूप से खींची गई हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। अब दिमाग में बैठ गया। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जो जाल है पृथ्वी पर, उसी को तकनीकी भाषा में ग्रिड कहा जाता है। तो जब आपके सामने यह प्रश्न आए कि ग्रिड का क्या अर्थ है, तो आप देख सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कारण पृथ्वी पर एक जाल जैसी रचना का निर्माण हो चुका है, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रिड। तो हम लोगों ने देशांतर रेखाओं को समझा, ठीक है। और अब एक और चीज़ छोटा सा है जिसको हम लोग समझ जाएं, जो इसी से रिलेट करता है। और यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, है ना। तो ये क्या है भाई, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण इमेजिनरी लाइन है। और देखिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तुरंत अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर है, और पूर्वी और पश्चिमी देशांतर एक ही तल पर है। तो हम लोग अब लेते हैं कि इसके ठीक बीचों बीच जो है, पीछे 0 डिग्री के पीछे यह 180 डिग्री देशांतर है, देशांतर रेखा है। और बार बार इस बात को समझाया जा रहा है कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के लिए अलग से पूर्वी पश्चिमी शब्द का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही तल पर है और 0 डिग्री के ठीक पीछे है।
अब देखिए अब देखिए कि 180 डिग्री देशांतर के साथ खींची गई एक काल्पनिक रेखा, 180 डिग्री डॉट डॉट देख रहे हैं, ये काल्पनिक रेखा या आइडियल है। तो सबसे पहली बात तो समझ जाएं कि 180 डिग्री देशांतर रेखा आइडियल नहीं है, क्योंकि आइडियल के लिए इंटरनेशनल डेट लाइन के लिए कोई अलग से डिग्री नहीं है दिया हुआ, प्रोवाइड किया हुआ, और इसको 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ खींचा गया है, इसीलिए इसको 180 डिग्री देशांतर कहा दिया जाता है। लेकिन रियली यह 180 डिग्री है नहीं, लेकिन चूँकि इसके लिए कोई अलग से मान नहीं है, डिग्री नहीं है, तो व्यक्त करने के लिए, कहने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग 180 डिग्री शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो ध्यान रखें कि 180 डिग्री देशांतर के साथ खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, है ना। और इससे तिथि का निर्धारण, देशांतर रेखाओं से समय का निर्धारण होता है और इसके कारण तिथि का निर्धारण होता है। और जानकारी रखें यह पूरब है या पश्चिम है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब की ओर पार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब की ओर जाते हैं, तो एक दिन बढ़ जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पश्चिम की ओर जाते हैं तो एक दिन घट जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब जैसे मान लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में अगर रविवार है तो पूरब में सोमवार होगा, और पूरब में अगर सोमवार है तो पश्चिम में रविवार होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर आने पर एक दिन घट जाता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल समांतर रेखा है? आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन है, तो नो। पैरेलल लाइन का मतलब कि जब 180 डिग्री देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बीच की दूरी हर जगह समान हो तभी समांतर कह सकते हैं। और आप देखिए कि यहाँ तक दोनों के बीच की दूरी समान है, लेकिन यहाँ देखिए बढ़ गया है दूरी। अब यहाँ फिर एक समान है, फिर यहाँ दूरी बढ़ गया है, यहाँ एक समान है, यहाँ दूरी बढ़ गया है। तो आप गौर कीजिए कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के यह समांतर नहीं है, हर जगह दोनों के बीच की दूरी समान नहीं है। दोनों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जगह जगह 180 डिग्री देशांतर से विचलित, 180 डिग्री देशांतर से विचलित यानी डेविएट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। क्यों? इसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो ध्यान रखें एक बहुत बड़ी बात कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्णतः एक जलीय रेखा है, अर्थात इसे पूरी तरह वाटर बॉडी से गुजारा गया है, इसको लैंड से नहीं गुजारा गया है। खुद भी समझ सकते हैं आप, अगर इसको जैसे कोई लैंड है, अगर इसको इसके बीच से गुजारा जाए, आप समझ सकते हैं कि इसके पूरब की ओर जाने पर एक दिन बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर आने पर एक दिन घट जाता है, तो एक ही स्थल पर 2 दिन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब में मान लीजिए कि अगर सोमवार होगा तो पश्चिम में रविवार होगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आदमी इसका निर्माण लाभ के लिए किया है, कन्फ्यूजन के लिए तो नहीं किया है। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसको कभी भी जहाँ इसको डेविएट किया गया है, याद रखेंगे यहाँ लैंड है, अर्थात जहाँ जहाँ भी लैंड है वहाँ वहाँ इसे डेविएट कर दिया गया है 180 डिग्री देशांतर से। तो बार बार इस बात को ध्यान में रखना है कि 180 डिग्री देशांतर नहीं है, 180 डिग्री देशांतर अपना अलग है। और ये भी ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर है, और यह पूर्वी और पश्चिमी एक ही तल पर है।
है ना। और 180 डिग्री जो आप ग्रुप पर गौर से देखेंगे, यहाँ छोटा है इसे नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ग्रुप पर आप गौर से देखेंगे तो 180 डिग्री देशांतर के सहारे खींचा गया है और इसको जगह जगह डेविएट कर दिया गया है, इसीलिए कि जहाँ जहाँ पर लैंड है वहाँ वहाँ इसे डेविएट कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि 180 डिग्री के साथ खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या शॉर्ट में IDL इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसके चलते तिथि का निर्धारण होता है और इसके पूर्व की ओर एक दिन जाने पर एक दिन बढ़ जाता है और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घट जाता है। यह 180 डिग्री के समांतर नहीं है, क्योंकि जगह जगह इसे विस्तृत कर दिया गया है, क्योंकि यह पूर्णतः एक जलीय रेखा है और जहाँ जहाँ भी लैंड है इसे वहाँ डेविएट करके वाटर से गुजारा गया है। और इस रेखा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। तो चलिए बच्चा लोग, हमने आपसे वादा किया था कि भूगोल में सबसे पहले बेसिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। तो हमारा बेसिक्स क्लियर हो चुका है, जिसमें भौगोलिक अक्ष, ज्योग्राफिकल एक्सिस, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन, इसके बाद अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड्स, इसके बाद कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, इसके बाद प्रधान देशांतर रेखा, प्राइम मेरिडियन लाइन, फिर देशांतर रेखाएं और फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। और काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं प्रमुखता से, और जितना मैंने बता दिया अगर आप इसको गौर से सुने 2-3 बार तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा और आपके सभी सवाल बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। और फिर इसी प्रकार की उपयोगी सामग्रियों के साथ लेकर आगे उपस्थित होऊंगा। और आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि वीडियो आपके सामने उपयोगी सामग्री सहित पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।